बिहार में जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के बाद में बिहार की राजनीति है वो तेजी से गर्मा गई है। अभी उनका मुद्दा चल रहा था, जो जनता दल यू के यानी जेडीयू के जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके ऊपर जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर है, उन्होंने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। और बार बार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो उन्होंने बाकायदा सैकड़ों करोड़ के जो घोटाले और जमीन घोटाले हैं उनको उजागर किया है। तो देखने वाली बात होगी कि एकदम से बिहार के अंदर शांत पड़ी राजनीति के अंदर जो अभी तक केवल छोटी मोटी जो मुद्दे और समस्याओं को लेकर के जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उसकी जगह अचानक से एकदम से पारा है वो चढ़ गया है राजनीति का, और प्रशांत किशोर हैं वो पॉलिटिकल सेंटर में आ गए हैं। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है वही मुद्दे को लिए घूम रहे थे, और शायद वो मौके की तलाश में थे कि इनकी यात्राएं और बिहार अधिकार यात्रा ये सब खत्म हो जाएं, उसके बाद वो इस तरह का विस्फोट करेंगे जो कि वहाँ की जनता और वहाँ की जो सरकार है उसको परेशानी के सबब में डाल दिया है। जो सम्राट चौधरी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अवैध तरीके से जमीन का घोटाला किया है, अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम जो जमीन की है, और खुद का उनका जो एफिडेविट है चुनाव के अंदर जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें अपनी उम्र है वो गलत बता रखी है। हालांकि उस आदमी के ऊपर 7 मर्डर के केस हैं, एक ही साथ 7 लोगों के मर्डर का जो केस था वो है। उस समय अपने राजनीतिक प्रभुत्व को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप को नाबालिग घोषित करवा लिया था, और नाबालिग होने के बिहाफ पर उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। और जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल एफिडेविट दिया चुनाव के लिए, उसमें वो आज के समय 51 साल के हैं, यानी जब उनका वो केस चल रहा था 97 में, उस समय वो 26 साल के थे। तो ये गलती है वो पकड़ ली है, और उन्होंने उनकी एजुकेशन जो डिग्रियां हैं उनको लेकर के भी कि वो अपने आप को 10वीं फेल बता रहे हैं, और सम्राट चौधरी हैं उन्होंने डॉक्टरेट की डिलीट की जो उपाधि है डिग्री है वो ले ली है। मतलब किस तरह का खेल है वो बिहार में चल रहा है, कोई भी जमीन ले रहा है, कोई भी डिग्रियां बांट रहा है, और तरह तरह के आरोप हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो अशोक चौधरी हैं उन्होंने भी अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की जमीन है वो ली है, और उसके बदले में सम्राट चौधरी के केस के अलावा जो अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी मंत्री हैं। तो उनके लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग 200 करोड़ की जमीन है वो कौड़ियों के भाव खरीदी है। अब इस बात को जो अशोक चौधरी हैं वो सही से जवाब दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नोटिस भेजा है कि आपके आरोप गलत हैं और मैं मानहानि का नोटिस है आपको भेजता हूं। और उस मानहानि के नोटिस में 100 करोड़ रुपए का उन पर इल्जाम लगाया, हर्जाना देने के लिए कहा है। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो वो नोटिस वापस लो, वरना मैं आपके जो 500 करोड़ के 200 करोड़ के जो घोटाले हैं उनको मैं उजागर करूंगा। मतलब शायद प्रशांत किशोर हैं वो मोल भाव कर रहे हैं, या एक पूरे राजनीति में या लोगों के बीच में एक परसेप्शन का खेल है वो कर रहे हैं। उनके पास अभी तक कोई ठोस मुद्दा नहीं था, और ये शायद मुद्दा है उनके हाथ लग गया है, चाहे तो वो सही हो, क्योंकि ये कानूनी मामले हैं और एक दिन में सुलझते नहीं है। किसी के आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है, और किसी का खंडन करने से कोई आज़ाद नहीं हो जाता है। कानूनन तरीके से जो हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है वो काफ़ी शिथिल है, और उस शिथिलता का लाभ उठा करके नेता हैं वो बच निकलते हैं। तो प्रशांत किशोर को भी इस बात का पता है कि ये कोई 2 दिन में जवाब देने वाला और ये सब नहीं है, लेकिन चुनाव के आते आते उन्होंने एक इस तरह की बिसात अपनी बिछानी शुरू कर दी है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस पर नीतीश सरकार को घेर करके, और वो जल्द ही अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी जन स्वराज पार्टी है उसका वोटर बेस एरिया है उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर अच्छे वक्ता हैं, और सभी पार्टियों को अभी 2 साल पहले जो बिहार की राजनीति में उतरने से पहले वो सभी बड़ी बड़ी पार्टियों को कंसल्टेंसी देते, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर ममता बनर्जी हो, साउथ की जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पार्टियां हो उनको हो, सभी जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल हैं उनको वो अपनी निजी कंपनी और निजी राय से कंसल्टेंसी है वो देते रहे हैं। और उसका जो पैसा उन्होंने, वो बता रहे हैं कि पहले वो कोई पैसा नहीं लेते थे, अभी 2 साल से या 21-22 से
जो जब से उन्होंने मानस बनाया कि मैं बिहार की सेवा करूंगा, तब से वो अपने द्वारा किए गए कंसल्टेंसी के जो काम हैं उनके बदले की वो फीस लेते थे। और वो 241 करोड़ रुपए जो उन्होंने जुटाए हैं और 34 करोड़ के आसपास जो उन्होंने जीएसटी दी है, 13 करोड़ उन्होंने टैक्स दिया है, ये सब उन्होंने अपना ब्यौरा है वो दिया। क्योंकि उनके ऊपर भी अभी आरोप लगे थे हाल के दिनों में कि जन स्वराज पार्टी के पास 100 करोड़ रुपए ये कहाँ से आ रहे हैं, किसने उनको पैसे दिए। तो उन्होंने अपनी निजी संपत्ति है, निजी आय जो है वो उन्होंने उसे डोनेट करने की बात कही। ये मामला है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वो उनको सारा खेल है वो परसेप्शन और पैसे का है। प्रशांत किशोर को भी फंडिंग हो रही है, बिना फंडिंग के कोई पार्टी है वो चलती नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी को भी कनाडा से और विदेशों से इनसे खूब फंडिंग मिलती थी। पंजाब में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, तो जो नई बनी हुई पार्टी होती है उसका ना तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, न उसका इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का एक संवर्ग होता है, और ना ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो उसको फंडिंग भी चाहिए होती है और कार्यकर्ता भी चाहिए होते हैं। ऐसे में नई पार्टी है वो इलीगली धन इकट्ठा करने के मामले में काफी कुछ शिकायतें आती है और पकड़े जाते हैं। तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी यही आरोप लग रहे थे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है वो कहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आय का, हालांकि उन्होंने कोई दस्तावेज ये प्रस्तुत नहीं किया है, मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के सामने ये बताया, जो कि कभी भी सत्य आधारित नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौखिक तरीके से बताया जाता है वो कोई दावा नहीं है, जब तक कि उसका कोई रिटर्न एविडेंस है वो कोर्ट में फाइल नहीं हो या वो जमा नहीं हो तब तक। तो ये साफ तौर पर एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ परसेप्शन का एक खेल है। और राजनीति में या चुनाव के समय जो जितना मुखर होकर के बोलेगा, जनता के सामने अपनी बात रखेगा, जनता में एक मुद्दा और एक ऐसा नैरेटिव बनाने में जो कामयाब रहेगा, वो शायद लीड रोल में रहेगा। आज प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के बारे में बताया कि या तो वो सबसे पहले नंबर पर उसकी पार्टी रहेगी या सबसे अंतिम पायदान पर रहेगी। यानी जितनी भी पार्टियां, चाहे जदयू हो या फिर आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जन स्वराज हो या मांझी की पार्टी, और बहुत सारी जो मार्क्सवादी और ये लेफ्ट फ्रंट की जितनी भी पार्टियां हैं, जहाँ ओबीसी के, सब पार्टियों का उन्होंने एक ब्यौरा बना करके दिया कि या तो जन स्वराज है वो पहले नंबर पर होगी, इसका मतलब उसकी सरकार बनेगी, और यदि ऐसा नहीं है तो वो सबसे अंतिम पायदान पर होगी। तो ये प्रशांत किशोर भी बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, क्योंकि उन्होंने तो पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग दी है, इसलिए वो जनता की नब्ज पकड़ने में और एक जो नैरेटिव गढ़ने में बहुत ही माहिर इंसान है। तो साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि वो कितनी सीटें लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे, किसके साथ मिलकर के बनाएंगे, कि अकेली कोई भी पार्टी है वो बिहार में चुनाव जीत करके नहीं आ रही है। पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये परंपरा बनी हुई है, और ज़्यादा पार्टियां होने से इसी तरह का हाल होता है। ज़्यादा पार्टियां और सबका बराबर का एक कंट्रीब्यूशन है, जो अपनी पार्टी का या कार्यकर्ताओं का या जो उनके सीट शेयरिंग का है, इसके कारण कोई भी एक पार्टी है वो बहुमत में नहीं आ रही है। तो प्रशांत किशोर बहुत चालाक, चतुर और बुद्धिमान पॉलिटिशियन बन रहे हैं कि अपनी पार्टी को या तो पहले नंबर पर या अंतिम पायदान पर। इसका मतलब वो साफ तौर पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितनी सीटें जीत पा रहे हैं। नई पार्टी है, एकदम से वो सरकार बना लेंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें एक ही टाइप का जो वर्ग होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो बड़े एक शहर के अंदर या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसके अंदर रहते हैं। लेकिन जो बिहार जैसे दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्र और बहुत बेहद गरीबी और अभावग्रस्त जो इलाके हैं, उनमें इस तरह के जो नैरेटिव बिल्डिंग और परसेप्शन का जो खेल है पॉलिटिशियंस खेलते हैं वो नहीं होता है। वोटर बेस होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो नीतीश कुमार का हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या चिराग पासवान को। जातिगत आधारित जो राजनीति है वो ज़्यादा चलती है। वहाँ के लोग इस तरह से कि आप उनको साफ तौर पर ये बता दोगे कि ये आदमी, उसकी फोटो खींच के आप बता दोगे कि भ्रष्टाचार कर रहा है और इसने इतने पैसे का गबन किया है, फिर भी यदि वो उनकी जात का है और उन्हीं के धर्म और जाति का है तो वो उसी आदमी को वोट देंगे। यानी बिहार जातिगत आधारित जो राजनीति है उसका केंद्र बिंदु है। इससे ज़्यादा उसकी जड़ें हैं, वो जो ऊपरी स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उनसे कोई वास्ता नहीं होता है। इसलिए बिहार की राजनीति है वो बहुत सारे रंगमंच पर अलग अलग नृत्य है, नाटक है और जो किरदार है वो निभाएगी। और आने वाले समय में ये बहुत ही रोमांचित करने वाली खबरें होंगी कि
जन स्वराज पार्टी एक अन्य खिलाड़ी और जुड़ गया है। तो ये सब मिल करके और सत्ता की इस परख को कैसे हासिल करते हैं, कौन कितना सीट जीत के लाता है, कौन कितने क्षेत्र में वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाता है, इसको देखने को मिलेगा।